अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। CH 507 की सीरीज का आज का हमारा 5वां लेक्चर है। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे लेक्चर का नाम है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंजेस का बिजनेस पर असर क्या पड़ता है वो हम देखेंगे आज। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट से मुराद बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्सटर्नल चीज़ें कह सकते हैं हम उन्हें, जो कि किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही होती हैं, जो कि किसी भी हद तक बिजनेस के एक हिस्से को या पूरे बिजनेस को मुतासिर कर सकती हैं। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देख लेते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, इधर 5 टाइप्स के लिखे हुए हैं: लीगल इन्वायरमेंट, एथिक्स इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल सोशल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इनको सब बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। ये लीगल इन्वायरमेंट है। सबसे पहले ये वो रूल्स लॉज और पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया जाता है, जो कि किसी बिजनेस को काम को इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब टैक्स रेट है, जैसे टैक्सीज हैं, अगर जो गवर्नमेंट है वो इम्पोर्ट पे ज़्यादा टैक्स कर लगा देती है तो इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती हैं, जो बाहर से मंगवाई जाती हैं अपने ममालिक में, वो उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। इसलिए लोकल बिजनेस को फ़ायदा हो। कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 ये वाला है जो कंपनीज के काम करने का तरीका बताता है। ठीक है, ये एक लॉ बना था 1984 में। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन, हर साल बजट के वक्त गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने चाहिए और कौन से एक्सपोर्ट। ठीक है, लोकल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है ताकि हमारी जो खुद की प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल हो। एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए आसानी पैदा की जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, अब ये कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं कंट्रीज के दरमियान, वो देखते हैं। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एग्रीमेंट्स विद पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के साथ किए गए कुछ एग्रीमेंट्स हैं। इस यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान कुछ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये 1994 में उरुग्वे राउंड एक कुछ इवेंट था, उसकी वजह से बनाया गया था। ये वर्ल्ड ट्रेड का हार्मोनाइज करता है, जैसे इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करना, ट्रेड बैरियर्स को गिराना, एंटी डंपिंग पॉलिसीज जो होती हैं वो बनाना। उसके बाद है जो लेकिन जो है WTO अभी तक एग्रीकल्चर सब्सिडीज को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सका। इसकी वजह से WTO का फेलियर का थ्रेट बना हुआ है अभी तक। ये GATT एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड की जगह बना था। ठीक है, ये पहले थी, उसके बाद WTO आ गया। उसके बाद आ जाता है SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये साल की सात सात मेंबर्स की कंट्रीज के दरमियान 2006 में एक माहिदा हुआ था। पाकिस्तान ने इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज ने शिरकत की थी। मकसद क्या था कि आपस के ट्रेड पे टैरिफ जो है, टैक्सेस हैं, वो कम किया जाए। ठीक है, इसकी डेडलाइन थी। पाकिस्तान और इंडिया ने 2012 में इस पर माहिदा हुआ और श्रीलंका ने 2013 में कर दिया। बाकी जो थे 2015 तक इम्प्लीमेंट करना था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, माशी असरात भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में इकोनॉमी का बहुत गहरा असर होता है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख लेते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जो लिखा हुआ है 6.1% है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है। ये बताता है कि इकोनॉमी इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं। इन्फ्लेशन रेट ये बताता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का आपको आइडिया होगा बिजनेस में जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लोन लेने या पैसा इन्वेस्ट करने पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, इंटरेस्ट वगैरह लगता है, उसको बैंक इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपने सेविंग और मार्केट से लोन इक्विटी लेते हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा हो तो कैपिटल लेना आसान होता है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आपको लोन लेने में ज़्यादा आसानी होगी और फ़ायदा भी होगा इससे। फॉरेन एक्सचेंज रेट, दो करेंसीज के दरमियान का जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे अगर जो आजकल डॉलर का रेट चल रहा है वो है 280 के अराउंड, और पाकिस्तान के मतलब के पाकिस्तानी रुपीज़ में 280 और हमें उसका $1 मिलता है, तो इसका मतलब है कि $1 की वैल्यू 280 के बराबर है। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग पैसे किस चीज़ पर खर्च करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इससे उनका बिहेवियर और मार्केट ट्रेंड समझ आता है। ठीक है, लोग पैसा किस चीज़ पर खर्च कर रहे हैं,
तो इससे मार्केट का ट्रेंड समझ में आता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, कभी कभी अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं तो कंपनी को अपना प्रोडक्ट को या अपनी कुछ किसी वजह से, जिस वजह से बायकॉट किया जा रहा है उस वजह को ख़त्म करना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे फास्ट फूड इंडस्ट्री ने नए हेल्थी ट्रेंड शुरू कर दिए हैं क्योंकि लोग अनहेल्दी चीज़ों को लेना छोड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर फील्ड में यूज़ हो रही है। ठीक है, जैसे हर फील्ड में, बैंकिंग में आ गया, मेडिसिन में आ गया, फार्मेसीज में, टेक्सटाइल में, हर जगह पर अब आईटी का ट्रेंड आया हुआ है। ठीक है, इस वजह से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम। ये चल यानी कि सोसाइटी या से रिलेटेड जो फैक्टर्स भी बिजनेस पर काफ़ी असर डालते हैं। ठीक है, लोगों के लाइफस्टाइल जो हो गए, एज, जेंडर वगैरह, और सोसाइटी के नीड्स जो होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसी वजह से कंपनी को अपनी स्ट्रेटजीज़ को भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। ठीक है, जब सोसाइटी के जो होते हैं डेमोग्राफिक्स जो होते हैं, जैसे लोगों की एज, जेंडर और उनके पेशा वगैरह चेंज होते हैं तो उनकी ज़रूरतें भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस होता है जो उसके मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कल्चर्स होते हैं, हर कंट्री का एक अलग कल्चर होता है तो हमें उन कल्चर का भी ख्याल रखना पड़ता है। आजकल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं अपने राइट्स से और नीड्स से, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, हर कुछ सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। जैसे कम सैलरी काम का इन्वायरमेंट हो गया, सैलरी टाइमिंग्स हो गए, हेल्थ एंड एजुकेशन वगैरह जो होता है, इन सब से वो अवेयर हैं आजकल। अगर किसी कंट्री का कल्चर या नेशनल इंटरेस्ट किसी प्रोडक्ट से क्लैश होता है तो उसे मार्केट में लाना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाई है मगर वो उस कंट्री में अच्छी नहीं समझी जाती उसका यूज़ करना, तो वो वहाँ पर नहीं आप मार्केट कर सकते इतनी जल्दी। ठीक है, उसके अलावा ये ये जो मैं अब आपको पॉइंट्स बताने लगा हूँ ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक चेंजेस, नीड चेंज होती है। ठीक है, एज कंजप्शन, यंगर और ओल्ड की प्रेफरेंस अलग अलग होती है। ठीक है, जेंडर, मैन और वुमेन की डिमांड डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन जो होती हैं, जॉब के टाइप से लाइफस्टाइल चेंज होता है। ठीक है, आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे जो मिडिल मिडिल क्लास फैमिलीज है वो अपने जो खर्चे हैं वो अपनी बजट के मुताबिक रखेगा, अपनी सैलरी के मुताबिक, और जो अच्छी फैमिली से है, जो है मतलब कि मिडिल क्लास से ऊपर जो है टॉप लेवल पे है, तो उससे मुख्तलिफ खर्चे होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सोशल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड। सोसाइटी की सोच चेंज होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल एंड प्रोस्पेरिटी, अमीर लोग और मिडिल क्लास लोग अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, वही बात आ गई। फॉरेन प्रोडक्ट जो होते हैं, जब इम्पोर्टेड चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो लोकल बिजनेस को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। वही चीज़ कि अगर इम्पोर्टेड चीज़ें सस्ती हैं तो लोकल बिजनेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं टेक्नोलॉजी का असर क्या होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से बिजनेस का पूरा तरीका भी चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज कर दिया वैसे तो, खास करके इंटरनेट और आईटी इंफॉर्मेशन ने। ठीक है, इंटरनेट ने क्या किया है कि इंटरनेट ने एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि बिजनेस के लिए। ठीक है, ऑनलाइन जैसे आप बिजनेस कर सकते हैं इंटरनेट पर, जैसे लोग आजकल कर रहे हैं। हर दिन नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। ठीक है, एआई आ गया, अब तो बिजनेस की स्पीड, क्वालिटी और कॉस्ट पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, इसका कुछ फ़ायदे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कि मार्केटिंग, क्वालिटी, कॉस्ट कंट्रोल, सब आईटी से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। ठीक है, कंप्यूटर के आने से। ठीक है, अब नीड फुलफिलमेंट भी है, इसका एक फ़ायदा है कि कंपनी को जो डाटा चाहिए होता था है कस्टमर्स, मार्केट ट्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह का के बारे में जो होता है, ये डाटा सही वक्त पर मिल जाता है उनको बहुत ईजीली। अपना प्रोडक्ट टाइम से लॉन्च कर सकते हैं, वो प्रॉफिट भी टाइम पे अच्छे से कमा सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट का डिज़ाइन और डिलीवरी का तरीका चेंज हो जाता है। अब जैसे आपने कोई डिज़ाइन किया है प्रोडक्ट किसी ने, तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंटर को भेज सकते हैं कि इसकी प्रिंटिंग स्टार्ट कर दें इंटरनेट से। उसके बाद आ गया प्रेशर, चैलेंजेस। ठीक है, इन्वायरमेंट के कुछ चैलेंजेस होते हैं बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। ठीक है, कंपटीशन फॉर चीपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, हर कंपनी चाहती है कि उसकी चीज़ सस्ती हो और अच्छी हो। ठीक है, सस्ती और स्किल्ड लेबर हो उसके पास, मटेरियल भी आसानी से मिल जाए और सस्ता मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका भी उसके कम से कम उसका खर्चा हो। ठीक है, चेंजेस वर्कफोर्स,
चाहिए। स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग आसानी से मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो अगर काम करने वाले लोग बार बार चेंज होते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, क्योंकि नए और जो एम्प्लॉय आएंगे उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें भी आपका पैसे वेस्ट होंगे, कॉस्ट लगेगी इसकी कंपनी की। आगे उसके बाद है इंचार्ज कस्टमर क्वालिटी। कस्टमर अब ज़्यादा क्वालिटी की डिमांड करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी से ज़्यादा। कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, डिलीवरी टाइम सब कुछ बेहतर करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सिलेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना, इसे हम कह सकते हैं। जब नए टूल्स या सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मार्केट में आते हैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी वो पुरानी हो जाती है, ठीक है, जो पहले से पड़ी हुई है हमारे पास। जैसे अब फ्लॉपी डिस्क थी पहले कंप्यूटर्स में आती थी, अब वो चेंज हो गई है यूएसबी ड्राइव से, ठीक है। ठीक है, उसको पुरानी टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती नए सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है। तो उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम इसकी। अब एक पुराना प्लांट था, वो प्रोडक्शन कम करता था, अब और नया प्लांट है वो कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, ठीक है। इस तरह ये टेक्नोलॉजी फ़ायदा दे रही है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आजकल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है कि समझना मुश्किल होता है, ठीक है। इंफॉर्मेटिक्स यानी कि डाटा एनालिसिस की हेल्प का यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, ठीक है। डाटा एनालिसिस को यूज़ करके हम जो हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो हम मार्केट से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सीएसआर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। सीएसआर का मतलब है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिटेबल कमाने के लिए काम ना करे, बल्कि सोसाइटी के लिए भी जिम्मेदारियां उठाए, ठीक है। सोसाइटी की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो उनको भी उसे पूरा करना होता है। इजी वर्ड्स में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई बिजनेस ये सोचता है कि उसे एक्शंस का पॉजिटिव असर उसके एम्प्लॉयज, उस उनकी फैमिली या लोकल कम्युनिटी के ऊपर हो, और वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने में ना लगा रहे, बल्कि पूरी सोसाइटी का ही ख्याल करे, तो इसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर भी कहते हैं। सीएसआर का पर्पस है बिजनेस एथिकली बिहेव करे, इकोनॉमिक्स ग्रोथ में हिस्सा ले और लोगों की ज़िंदगी में बेहतर बनाए, ठीक है। आजकल के टाइम में कंपनीज को सिर्फ प्रॉफिट मशीन नहीं समझा जाता है, बल्कि वो कम्युनिटी के पार्टनर भी हैं, ठीक है। सीएसआर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि ऐसा काम जो कि आज भी अच्छा हो और फ्यूचर के लिए भी सेफ हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट करें तो वो फ्यूचर के लिए भी इन्वायरमेंट का और ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का मतलब है, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन को देखते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ पैसा कमाने की रिपोर्ट ना दे, बल्कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स, तीनों का रिकॉर्ड रखे। सीएसआर डिपार्टमेंट के अंडर होती है। सीएसआर डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, अलग से सीएसआर डिपार्टमेंट होता है जो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है, जैसे सीईओ एमडी हो गया। उसके बाद सीएसआर का काम होता है एचआर या बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाल सकता है, ठीक है। एचआर को भी ये सीएसआर जो है वो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स में क्या आ जाता है, आजकल के बिजनेस वर्ल्ड में एथिक्स यानी जो होते हैं रिलीजन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एथिक्स का मतलब है कि हर बंदा, चाहे वो ओनर हो या मैनेजर हो या एम्प्लॉय, अपना काम ईमानदारी से करे और लॉ के मुताबिक करे, ठीक है। एथिक्स में क्या क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग के तरीके किस तरीके से की जा रही है, एम्प्लॉय का बिहेवियर और ऑनेस्टी, प्रोडक्ट और ब्रांडिंग की ट्रांसपेरेंसी, ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिसेस वगैरह, ये बाकी आप देख लीजिएगा। क्यों इम्पोर्टेंट है हम ये देखते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैंडल्स और फ्रॉड सामने आए थे दुनिया में, ठीक है, जिसकी वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन स्कैंडल्स के बाद हर कंट्री के रेगुलेटर्स ने बहुत से स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए थे, ठीक है। पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उनको कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर 5 का टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक